अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज यकुम शव्वाल 1445 हिजरी है। नाज़रीन, मैं सियासत की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को आज ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह ईद तमाम अफराद में एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने और मुआशरे की खुशहाली के लिए काम करने की तहरीक पैदा करती है। उन्होंने कहा कि ये ईद मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान रोज़ों और इबादतों के एक माह की तकमील है और इससे मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये ईद इत्तेहाद और ज़कात व खैरात को फ़रोग़ देती है। ईद एक ऐसा मौका है जिसमें गरीबों और महरूम अफराद की मदद की जाती है और इनके साथ खुशियाँ बांटी जाती है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब ईद के मौके पर मोहब्बत, रहमदिल और इख़्वत के जज्बात को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो दुआ करते हैं कि ये ईद अमन, यकजहती और इख़्वत के जज्बे को फ़रोग़ दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि सब लोग खुश व खुर्रम और सेहतमंद रहें। ईद मुबारक। केरला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ईद 4 शुबे को मनाई गई और मुल्क के बाकी हिस्सों में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। आज जुमेरात को पूरे मुल्क में ईद उल फितर बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। 30 रोजे रखने के बाद तमाम मुल्क के मुसलमानों ने सुबह की अव्वलीन सातों में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद, मस्जिद फतेहपुरी और मुल्क के कई मुकामात पर नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर देखने में आए हैं। मुसलमानों ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे से बगलगिर होकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए देखे गए। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज ईद के बाद हिंदुस्तान में अमन व सुकून और आने वाले इंतखाबात में बेहतर हुक्मरान के लिए दुआ की गई और फ़लस्तीन के हालात पर भी दुआ की गई। मुल्क के तमाम शहरों में ईद की नमाज के बाद फ़लस्तीन के लिए दुआएं की गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी के मुबैना घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की ज़ेर-ए-क़यादत बेंच के सामने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का मौक़िफ़ पेश करते हुए इनकी अर्जी को बहुत अहम करार दिया और इस पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के लिए दायर की गई तीसरी अर्जी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अर्जी पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस पर पहले ही फैसला दिया जा चुका है। बार बार अर्जी दायर करके सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि आप हमें सियासी जाल में फंसाने की कोशिश ना करें। ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं जहां हम सीक्वल बनाएंगे। इसके लिए आप पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं वज़ीर आला की अर्जी को दिल्ली अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हफ्ते में 5 मरतबा अपने वकील से मुलाकात करने की दरख्वास्त की थी। हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार आम आदमी पार्टी के साबिक़ रुकन असेंबली संदीप कुमार के वकील से पूछा कि क्या इससे कबल भी अदालत ने किसी हुकूमत बदलने के लिए कोई फैसला दिया है। इस पर अर्जी गुजार ने तमिलनाडु की मिसाल दी और कहा कि वहां के वज़ीर आला को हटाया गया था, जिस पर अदालत ने इतराज़ करते हुए कहा कि इन्हें नाअहल करार देने के बाद हटाया गया था। अदालत ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि आप यहां सियासी बयानबाजी ना करें, किसी चौराहे पर जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बाबा रामदेव और इनके शागिर्द पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। पतंजलि के गुमराहकुन इश्तिहारात से मुतालिक तौहीन अदालत के मामले में दोनों ने एक बार फिर माफ़ी मांगी, लेकिन अदालत ने एक बार इन्हें माफ़ी देने से इनकार कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसन उद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि हम इस हलफनामे को कबूल करने से इनकार करते हैं। ये तौहीन जानबूझकर की गई है। रामदेव और बालकृष्ण इसके नतायज भुगतेंगे। हम इस मामले में नरमी बरतना नहीं चाहते हैं। दिल्ली हुकूमत में दलित कोटे से वजीर बने राजकुमार आनंद ने आज अचानक अपने ओहदे और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी पर कई इल्जामात भी आयद किए। बताया जा रहा है कि राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। अहम बात यह है कि अपने इस्तीफे से महज 2 घंटे कबल राजकुमार आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मोदी हुकूमत को निशाना बनाया था। राजकुमार आनंद ने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर दलित मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जो पार्टी बदउनवानी के खिलाफ लड़ रही थी अब वो इसमें मुलविस पाई गई है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। इससे कबल हमें लगता था कि हमें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में दलित लीडरान की कोई अहमियत नहीं है, ऐसे में मेरा पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि दिल्ली असेंबली में बड़ी तादाद में फेलोशिप की तकर्रुरी हुई, मगर इनमें एक भी दलित नहीं था।
ईद उल फित्र के मौके पर ताजमहल में 2 घंटे तक मुफ्त दाखिला दिया गया। चांद नजर आने के बाद आज जुमेरात को बड़े ही जोश व खरोश के साथ ईद मनाई जा रही है। ताजमहल में ईद के दिन 2 घंटे तक दाखिला मुफ्त किया गया। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि ईद के मौके पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अकीदतमंदों के लिए ताजमहल में दाखिला मुफ्त दिया गया। आजमीन के साथ इस दौरान आने वाले सयाहों का भी ताजमहल में मुफ्त दाखिला दिया गया। तमाम मरकजी मज़ार का टिकट जो कि 200 रुपये है लागू रहेगा। इसमें सयाहों को किसी किस्म की नरमी नहीं दी गई। वादी कश्मीर में चारशुंबे को ईद उल फित्र की तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ईद उल फित्र या छोटी ईद के सिलसिले में वादी के तौल अर्ज की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की दुगाना नमाज के रूह परवर इज्तिमा मुनक्किद हुए। ईद उल फित्र के इन रूह परवर इज्तिमा में वादी में मुकम्मल अमन व अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा डल झील के किनारों पर वाक़ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमात में खुतबा उलमा इकराम ने ईद उल फित्र की अहमियत फजीलत बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती पर जोर दिया। दरअसल इंतज़ामिया ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद ने ईद उल फित्र के अजीम और मजहबी नवियत के हामिल मौके पर एक बार फिर कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर को बंद करने और मीरवास कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को इनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद करके इनकी मनसबी और मजहबी फ़राइज़ की अदायगी पर रोक लगाने पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए इस तरह की कार्रवाइयों को मजहबी आज़ादी का सल्ब करने के मुतरादिफ करार दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहली मरतबा लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम चलाते हुए NIA की टीम पर हमले की सख्त मजम्मत की। बालूरघाट और मालदा शुमाल लोकसभा हलकों से बीजेपी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल के अवाम मुतमईन रहें, सबको उल्टा लटकाया जाएगा और सीधा किया जाएगा, फिक्र ना करें। 2022 में मशरकी मदनापुर के भूपति नगर में बम धमाका हुआ था। 2023 के अवाइल में हाईकोर्ट ने NIA को धमाकों की तहकीकात करने की हिदायत दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह के तबसरों का जवाब दिया है। पार्टी के तर्जुमान और रियासती सेक्रेटरी कुणाल घोष का दावा है कि बंगाल में बीजेपी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए तृणमूल को ED, NIA, CBI मरकजी एजेंसियों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी होने के बाद बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी एक पैकेट लेकर NIA SP धनराम सिंह के घर मिलने क्यों गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ईद उल फित्र के मौके पर कहा कि यह अजीम त्यौहार मुसलमानों को खास तौर पर 2 बातों की याद दिलाता है। एक ये कि वो हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। अल्लाह की शुक्रगुजारी एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज रखी गई है। दूसरी तरफ समाज के गरीब भाइयों की फिक्र भी हमेशा इनके अंदर कायम रहें, वो अपने पड़ोसियों और हमसायों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते रहें। ईद के मौके पर सदका फितर इसी जज्बे का अक्कास है। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र ऐसे मौके पर आ रही है जब दुनिया के बाद इलाकों में जालिमों ने जुल्म वजूद की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को खुद इनके वतन से बेवतन कर दिया गया है। बीमारों पर बमबारी की जा रही है। बूढ़ों, औरतों और बच्चों को कत्ल व गारतगिरी का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका, बरतानिया और बाज़ दीगर मगरबी ताकतों के सहारे इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत और लाक़ानूनियत का बाजार गर्म कर रखा है। इन हालात में हमारा फ़र्ज़ है कि जिस कदर मुमकिन हो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करें और इजरायली मज़ालिम की मजम्मत करें, जिसकी एक सूरत यह भी है कि तमाम इजरायली मसनूआत का मुस्तकिल तौर पर बाइकआउट किया जाए, क्योंकि अपनी ताकत जालिम को जुल्म से रोकने की कोशिश करना हर मुसलमान का फरीज़ा है। मौलाना ने कहा कि जमहूरी ममालिक में वोट का सही इस्तेमाल भी जालिमों को जुल्म से रोकने और नफरत फैलाने वाली ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने का एक जरिया है। इसलिए वतन अजीज़ में अनकरीब जो इलेक्शन होने वाला है, हमें चाहिए कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करके इंसाफ पसंद और सेकुलर ताकतों को तक़वियत पहुँचाएँ और किसी को इस बात का मौका ना दें कि वो मसावत और भाईचारे पर मबनी मुल्क के दस्तूर को नुकसान पहुँचाए। नाज़रीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मैं कुरान मजीद की तालीमात और तारीख में मुआशरे पर इसके गहरे असरात की ताज़ीम करता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रियासत के तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो ईद उल फित्र खुशी से मनाएं और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। अपने पैगाम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईद उल फित्र एक महीने के सख्त रोज़ों के बाद अपने तमाम ख़ानदान के अफराद और दोस्तों के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि रमज़ान यह पैगाम देता है कि इंसानी खिदमत तमाम खिदमत से बालातर है,
सेक्युलरिज्म और मजहबी हम आहंगी रियासत की अलामत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रमजान मुबारक के महीने में मुकद्दस किताब कुरान मजीद नाजिल हुई। कुरान ने रोज़ों के साथ नमाज, ज़कात, फितरे देने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब की अलामत है और इनकी हुकूमत मुस्लिम अक़लियत की तरक्की को अवलीन तरजीह देती है। इसकी एक कड़ी के तौर पर इक़्तिदार में आने के पहले 100 दिन के अंदर हुकूमत ने पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल लाइन का संग बुनियाद रखा था और अक़लियतों की बहबूद के लिए बजट में मुख्तस रकम में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों के लिए ज़ाती इमारतों की तामीर के लिए अराज़ियात फराहम की गई है। मुल्क भर में नफरत और फिरका परस्त सियासत के जरिए तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आने बीजेपी की मुहिम ने जुनूबी हिंद की रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना पर अपने असरात मरतब करने शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना जो फिरकाराना तंजीमों और पार्टियों के लिए कभी भी हमवार प्लेटफॉर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में संघ परिवार की खामोश मुहिम ने अक्सरियती तबके को मुतासिर किया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी तेलंगाना में 10 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना रखती है और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने जिन हलकों की निशानदेही की है वहां मुस्लिम अक़लियत के काबिल लिहाज वोट मौजूद है। बीजेपी और इसकी हमनवा तंजीमों ने एक तरफ नरेंद्र मोदी के कारनामों को अवाम तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है, तो दूसरी तरफ नफरत पर मबनी फिल्मों की बड़े पैमाने पर तशहीर के जरिए वोट बैंक को मुस्तहकम करने की मनसूबाबंदी की है। बीजेपी ने हिंदू अक्सरियती इलाकों में घर घर पहुंचकर मुहिम का आगाज़ कर दिया है ताकि कांग्रेस और BRS को अक्सरियती तबके के वोट मुंतकिल ना हो। संघ परिवार की तेलंगाना पर गैर मामूली तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि भले ही मुसलमान बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन इनके वोट कांग्रेस और BRS के दरमियान तकसीम हो जाए। वोट की तकसीम का रास्त तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंच सकता है। पार्टी ने मुस्लिम अक़लियत के वोट तकसीम करने के लिए बाद नामनिहाद मुस्लिम तंजीमों और कायदीन की खिदमत हासिल की है, जो मुसलमानों में BRS के हक़ में मुहिम चलाएंगे ताकि सेक्युलर वोट की तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। बीजेपी के निशाने पर मौजूद लोकसभा नशिस्तों में सिकंदराबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, वारंगल, मलकाजगिरी और चवेड़ला ऐसी नशिस्तें हैं जहां मुस्लिम अक़लियत के राय दहिंदों की काबिल लिहाज तादाद किसी भी पार्टी को कामयाब बनाने के मौक़िफ़ में है। ऐसे हल्क़ात जहां मुसलमान फैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं वहां संघ परिवार की जानिब से दो निकाती हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। एक तरफ फ़िरक़ेवाराना एजेंडे पर अमलावरी के जरिए मुस्लिम राय दहिंदों में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम राय दहिंदों का वोटिंग फ़ीसद घट जाए। दही इलाकों में मुतनाज़ा मौज़ूआत को बुनियाद बनाकर फ़िरक़ेवाराना कशीदगी को हवा दी जा रही है, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता माह चंगी चड़ला से हुआ है और दीगर इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात पेश आने का अंदेशा बरकरार है। तेलंगाना में कांग्रेस के 3 लोकसभा उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए ईद उल फितर के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी मसरूफियात के सबब 9 अप्रैल को इजलास में शिरकत से गुरेज किया था। हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ईद उल फितर के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास तलब किया है। 17 लोकसभा हल्क़ात में कांग्रेस ने 14 के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खम्मम, करीमनगर और हैदराबाद के उम्मीदवारों का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। बताया जाता है कि तीनों हल्क़ात की उम्मीदवारी के लिए सीनियर कायदीन में मुताबिकत को देखते हुए हाईकमान उलझन में मुब्तला है। खम्मम लोकसभा नशिस्त के लिए भट्टी विक्रमार्का, P. श्रीनिवास रेड्डी और T. नागेश्वर राव ने अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पेश किए हैं। करीमनगर से 2 सीनियर कायदीन के दरमियान मुसाबिकत है। बताया जाता है कि करीमनगर में 4 असेंबली हल्क़ात में कांग्रेस के अरकान असेंबली हैं, लिहाजा पार्टी को यकीन है कि 4 असेंबली हल्क़ात और करीमनगर टाउन में 60,000 मुस्लिम राय दहिंदों की तायद से कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ताज़ा तरीन सर्वे की बुनियाद पर उम्मीदवारों के इंतखाब का मशवरा दिया। हैदराबाद लोकसभा हल्के में कांग्रेस पार्टी सख्त मुकाबले के बजाय किसी बराए नाम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। बताया जाता है कि मुकामी जमात मजलिस ने रियासत के 16 लोकसभा हल्कों में अक़लियतों की तायद का भरोसा दिलाया है। हैदराबाद के टिकट के लिए समीर वलीउल्लाह, शाम राव और अली मस्कती के नाम ज़ेर गौर बताए गए हैं। ताहम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उम्मीदवार के तौर पर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की उम्मीदवारी के हक़ में हैं। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े के दिन रुकन असेंबली चंद्रान गुट्टा व कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तारीख़ी मक्का मस्जिद पहुँचकर अवाम के साथ इफ्तार किया। इस मौके पर उनके फर्जंद नूरुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। कायद मजलिस की जानिब से रोज़ाना मक्का मस्जिद में रोज़दारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा था। आखिरी दिन मस्जिद में सैकड़ों रोज़दारों के हमरा अकबरुद्दीन अवैसी ने इफ्तार किया और नमाज मगरिब भी मक्का मस्जिद में अदा की। उन्होंने मुसल्लियों से भी मुलाकात की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इन्हें मुख्तार अंसारी के अरकान ख़ानदान से मुलाकात और इन्हें पुरसा देने के बाज़ जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ और इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ।
मीडिया से बात करते हुए 4 मरतबा के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जब से मैं उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के घर गया हूं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे मार देंगे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, अगर मेरी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं नहीं मरूंगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि और अगर वक्त ख़त्म हो गया है तो मैं मर जाऊंगा। मैं इन तमाम बदी की ताकतों से कहता हूं कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। ओवैसी एक मरतबा फिर हैदराबाद हल्के से मैदान में है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं, मैं तुम्हें पीठ नहीं दिखाऊंगा। जब कोई मुझ पर हमला करने के लिए आएगा तो मैं डटा रहूंगा। असदुद्दीन अवैसी ने 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचते हुए ताज़ियत का इजहार किया था। नाज़रीन, असदुद्दीन अवैसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? इनको जान से मारने की धमकियां सियासी है या फिर फिरका परस्ती है? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इफ्तार पार्टियां समाज में फैले हुए इंतशार का खात्मा करती हैं, भाईचारगी को फरोग देने में माऊन व मददगार साबित होती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कन्वेनर पीर इरशाद अहमद नासिर की जानिब से मस्जिद तैयबा पुलिस लाइन नंबरपेट पर मुनक्किदा दावत इफ्तार से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान, कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल वेंकट, कांग्रेस के कायद उस्मान मोहम्मद खान के अलावा असेंबली हल्के अंबरपेट के कांग्रेस कायदीन, साबिक कॉरपोरेटर्स पी जगन जी, रमेश जी, राम बाबू के अलावा दीगर कायदीन में राम मोहन, कलीम, यासीन, अकबर के अलावा दूसरे मौजूद थे। डी नागेंद्र ने कहा कि मुस्लिम भाई एक माह तक रोजे रखते हुए इबादतें करते हैं, इफ्तार पार्टियों में समाज के तमाम तबकात को मदऊ करते हैं और ईद की खुशियों में सबको शामिल करते हैं, जिससे मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद परवान चढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस लीडर मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सबसे ताकतवर है। अगर हम इन स्कीमों पर अमल दरामद करने के काबिल नहीं जिनका हमने वादा किया है तो हमें वोट ना दे। कांग्रेस तेलंगाना में सबसे ताकतवर पार्टी है और वो यहाँ 13 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। फेरोज खान ने यह बात कही। जब ये पूछा गया कि बकिया सीटों के उम्मीदवार का ऐलान कब किया जाएगा, कांग्रेस लीडर फेरोज खान ने ANI को बताया खम्मम और हैदराबाद सीटों के उम्मीदवारों को जल्द ही हतमी शक्ल दी जाएगी। 1 या 2 दिन में इनका ऐलान कर दिया जाएगा। जब इनसे इनकी उम्मीदवारी के इम्कान के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दौर में नहीं हूँ, हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला करेंगे। भारत राष्ट्र समिति पर तनकीद करते हुए फेरोज खान ने कहा कि जब BRS पार्टी इख्तियार में थी तो वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते थे और हमारे रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली को खरीद लिया गया था।